हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक डेवलपर। कैसे हो आप लोग सभी? उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, हमारी लास्ट वीडियो में मैंने जो है यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम को जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका पैकेज स्ट्रक्चर आपको क्लियर कर दिया था। और मैंने कहा था कि अगली वीडियो के अंदर हम एंटिटीज़ को फोकस करेंगे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम एंटिटी पैकेज के अंदर चलते हैं और एंटिटीज़ क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ हम एंटिटीज़ ही क्रिएट करेंगे और इन्हीं एंटिटीज़ के अंदर वन टू वन रिलेशनशिप मैपिंग कैसे हम लोग यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो गाइज प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगा। तो गाइज चलो फटाफट से एंटिटी पैकेज में चल के राइट क्लिक करते हैं और एक क्लास क्रिएट कर देते हैं। एक क्लास जो क्रिएट मैं करूँगा वो करूँगा यूज़र के नाम से। ठीक है, एक यूज़र के नाम से क्लास क्रिएट हो गई। उसको मैं एट द रेट एंटिटी एनोटेशन दे दूंगा, क्योंकि ये मेरी जेपीए एंटिटी है तो इसीलिए मैंने एंटिटी एनोटेशन दे दी। ठीक है, और एट द रेट टेबल लगा सकते हो आप। एक सेकेंड, थोड़ा सा हैंग कर रहा है। एट द रेट टेबल एनोटेशन लगा के आप क्या करोगे, टेबल का नाम बता सकते हो। मान लो कुछ आपको यूजर्स रखना है, मान लो। ठीक है, या कुछ और रखना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैंने कहा ऐप यूजर्स, मैं टेबल का नाम ये भी दे सकता हूँ। भले मेरी एंटिटी जेपीए के लिए यही रहेगी यूज़र, बट जो टेबल बनाएगा जब ये, तो वो ऐप यूजर्स के नाम से बनाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने स्कीमा प्रोवाइड कर दिया। स्कीमा मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपका यू एम एस स्कीमा में दे देता हूँ। ठीक है गाइस, तो यू एम एस स्कीमा मैंने दे दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इम्प्लीमेंट करूँगा सीरियलाइजेबल। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ओवर द नेटवर्क आपका ऑब्जेक्ट जाता है डेटाबेस में सेव होने के लिए। तो उसका ऑब्जेक्ट का सीरियल मेंटेन करने के लिए सीरियलाइजेबल इंप्लीमेंट होता है। तो सीरियलाइजेबल हमने इंप्लीमेंट करके उसकी एक यूनिक आईडी जनरेट कर दी। ठीक है गाइस, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब आते हैं अब इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो सबसे पहले तो आईडी आएगी, प्राइवेट लॉन्ग आईडी। ठीक है, और इसको हम क्या कर देते हैं, एट द रेट आईडी एनोटेशन लगा दिया जेपीए का। उसके बाद हमने लगाना है एट द रेट सीक्वेंस जनरेटर। ठीक है, एट द रेट सीक्वेंस जनरेटर लगा दिया। एलोकेशन साइज 1 कर रहा हूँ मैं। इनिशियल वैल्यू 1 रहेगी। नेम जो रहेगा इसका वो रहेगा ऐप यूज़र आईडी। ठीक है, और उसके बाद जो स्कीमा रहेगा, स्कीमा मैं आपको बता चुका हूँ, यूएमएस स्कीमा रहेगा। ठीक है, सीक्वेंस जनरेटर लगा दिया। और एट द रेट आपका आता है जनरेटेड वैल्यू। ये जो एनोटेशंस में लगा रहा हूँ ना गाइस, ये बेसिकली आपके उसके लिए यूज होती है कि जो आपकी आईडी जनरेट होती है ना ऑटोमेटिकली, तो वो उस चीज के लिए मैं ये चीज ये लगा रहा हूँ, ऐप अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, तो ये मैंने स्ट्रेटेजी बता दी। सीक्वेंस टाइप रखेंगे हम लोग जनरेटेड वैल्यू। जनरेटर जो है मैंने लगा दिया है। जनरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन रिमूव इट। तो स्ट्रेटेजी बता दी कि सीक्वेंस जनरेट करेगा ये। तो जब भी हम लोग इंसर्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपकी आईडी इंक्रीज कर देगा। ठीक है गाइस, और सीक्वेंस जनरेटर मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि जो है ये सीक्वेंस टाइप जनरेट करता है ना, तो अगर आप ये चीज़ नहीं दोगे एलोकेशन साइज 1, तो ये क्या करेगा, इसका बाय डिफ़ॉल्ट एलोकेशन 50 होता है। तो यानी कि जब आपने यूज़र पहला क्रिएट किया तब तो आईडी 1 रहेगी। अदरवाइज जब आपका एक नया यूज़र क्रिएट होगा तब उसकी आईडी 51 हो जाएगी, यानी कि 50 प्लस हो जाएगा। इस तरीके से उसमें बढ़ता रहेगा। तो वो भी एक जो है ड्रॉबैक रहता है इसमें। तो इसीलिए एलोकेशन साइज आप अपने एलोकेशन 1 कर दो। इनिशियल वैल्यू तो आपकी 1 से स्टार्ट होनी है। और नेम जो रहेगा सीक्वेंस का वो मैंने बता दिया। और कौन सा स्कीमा है, यूएमएस स्कीमा है। ठीक है गाइस, तो आईडी हमने बता दी। अब जाएगा आपका प्राइवेट स्ट्रिंग फर्स्ट नेम। ठीक है, और ऐसे ही रहेगा प्राइवेट स्ट्रिंग लास्ट नेम। ठीक है,
ऐसे ही रहेगा प्राइवेट स्ट्रिंग मोबाइल नंबर, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल। ठीक है, ये मैंने प्रॉपर्टीज रखी हैं। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल हो गया। ठीक है, तो मैं ज़्यादा डिटेल्स रख नहीं रहा यार, फिर उसके बाद वही है कि लंबा प्रोसेस बनता, फिर इतने सारे डेटा को इंसर्ट करते हो। कोई रियल प्रोजेक्ट तो है नहीं, रियल प्रोजेक्ट होता तो चलो मैं डाल भी देता, बट यहाँ पे अभी के लिए आई थिंक ये इनफ है। इतनी फील्ड्स हमारे पास, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, और इससे ज़्यादा तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम है, यूज़र की डिटेल है, उसका नाम क्या है, उसका ईमेल क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यार देखो मैं एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे, ये मैंने एट द रेट कॉलम कहीं पे भी नहीं लगाया है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी कि क्रिएट ही नहीं होगी टेबल, ये कॉलम नहीं बनेगा, कॉलम बनेगा। अगर आप एट द रेट कॉलम नहीं लगाते ना, तो जैसे आपने ये वेरिएबल नेम दिया हुआ है इसका, तो जो टेबल के अंदर कॉलम नेम रहेगा ना, वो ऐसे आता है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, इस तरीके से आएगा। ये डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है। बट एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जब भी आप अपना एंटिटीज क्रिएट करते हो तो एट द रेट कॉलम एनोटेशन का यूज़ जरूर करो। अब वो क्यों कह रहा हूँ, क्या होता है ना कि जब कोई आपकी एंटिटीज पढ़ता है तो उसको क्लियरली पता चलता है कि अच्छा टेबल में अगर देखूँ तो वहाँ पे मुझे ये कॉलम मिलेगा। एक तो ये एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज ये होता है यार कि कल को मान लो आपने कॉलम का नेम चेंज करना है, रीनेम करना है कॉलम को, तो उससे क्या होगा कि आप सीधा एट द रेट कॉलम वाले में अपना वो कॉलम नेम चेंज कर सकते हो। आपको इस तरीके से फील्ड्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफ़ॉल्ट अगर मैं ऐसे छोड़ दूँ तो वो फर्स्ट अंडरस्कोर नेम करके लगाएगा कॉलम, है ना, जो डिफ़ॉल्ट है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मान लो इन केस मैंने नेम अंडरस्कोर फर्स्ट कर दिया कॉलम चेंज, मैंने कहा कि यार नेम अंडरस्कोर फर्स्ट रखना मुझे। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम क्या होगी, अगर मैं यहाँ पे कॉलम नेम नहीं दूंगा ना, तो उसके हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जो है ना, इस वेरिएबल को मुझे रखना पड़ेगा नेम फर्स्ट। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जितनी जगह ये वेरिएबल यूज हो रहा होगा ना, आपको वहाँ वहाँ सारी जगह चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस, कि हमें ये चीज़ दोबारा ना करनी पड़े, उसके लिए हम क्या करते हैं, एट द रेट कॉलम एनोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरा बेनिफिट ये बता दिया। तीसरा बेनिफिट ये बता देता हूँ कि एट द रेट कॉलम में ही ना आपकी चीज़ें, जो आप वो लगाते हो ना नलेबल, और क्या कहते हैं, लेंथ, जो मतलब कि कॉलम की डेफिनेशन होती है बेसिकली, वैलिडेशंस वगैरह जैसे आप कह सकते हो, तो वो चीज़ जो है यहाँ पे और इजी हो जाता है डिफाइन करना। कैसे, मैं बता देता हूँ। एट द रेट कॉलम एनोटेशन मैंने यहाँ पे लगाया। ठीक है गाइस, तो उसके बाद मैंने क्या किया, एट द रेट कॉलम एनोटेशन में यहाँ पे नेम दे दिया, कॉलम का नेम मैंने दे दिया ऐप अंडरस्कोर यूज़र अंडरस्कोर आईडी। अच्छा, ये ऐप अंडरस्कोर यूज़र अंडरस्कोर आईडी अंडर को सीक्वेंस रखना था, सीक्वेंस का नाम, तो ये चीज़ मैं भूल गया गाइस, तो ये चीज़ सही कर लेते हैं। और देखो, कॉलम का नाम मैंने क्या दिया, ठीक है, बट जेपीए में मैंने आईडी दी है ना, तो वो चीज़ है। तो आप समझ रहे हो कि इससे क्या होता है ना कि आप अपने टेबल के अंदर जो कॉलम्स है ना, उनको अलग रख सकते हो, वेरिएबल्स जो जेपीए में उनको अलग रख सकते हो। चाहो तो आप सेम रख लो, चाहे तो आप डिफरेंट रख लो। ये यूज केस के ऊपर डिपेंड करता है। बट एक अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि भले आप उसको आ, मान लो कि आपको ये ऐप यूजर आईडी नहीं रखना, मान लो सिंपली आईडी ही रखना होता है ना, तो भी आप एट द रेट कॉलम लगाओ। उससे क्या होता है कि जो सामने वाला एंटिटी पढ़ रहा है ना, उसको क्लियर पता चलेगा, अच्छा ये वाला जो है इस वाली टेबल के इस वाले कॉलम से मैप है। तो वो चीज़ है। तो मैं यहाँ पे ऐप यूजर आईडी रख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद रख देते हैं नलेबल। तो नलेबल मेरा फॉल्स रहेगा, क्योंकि आईडी कभी नल हो नहीं सकती। यूनिक मेरा ट्रू रहेगा। ठीक है ना गाइस, तो वो चीज़ है। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको सबसे पहले आईडी के ऊपर एट द रेट कॉलम में, कि हमने उसका आईडी का नेम दे, टेबल का नेम दे
नॉट टेबल, उसके कॉलम का नेम दे दिया हमने कि ऐप अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर आईडी जो है हम लोग कॉलम नेम रखेंगे जिसके अंदर हमारी यूजर की आईडी होगी। ठीक है, अब ऐसे ही फर्स्ट नेम के ऊपर चलते हैं, एट द रेट कॉलम, और नेम मैंने दे दिया फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। मैं देखो, मैंने आपको बताया था कि यही कॉलम नेम वो डिफॉल्ट बनाता ही है जब एंटिटी क्रिएट होती है, जब एंटिटी से हम लोग अच्छे से लिखते हैं, राइट। कि जब जेपीआई स्टार्टर चलता है और आपका जो टाइप होता है बन डीडीएल टाइप, वो हम क्रिएट या अपडेट या कुछ भी रखते हैं, तो उस टाइम पे वो क्रिएट होती है टेबल, अगर क्रिएटेड नहीं होती तो, है ना। तो उस टाइम पे भी ये जो है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम वैसे भी रखता, बट फिर भी मैंने एक बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, ताकि कोई एंटिटी पढ़े तो उसको क्लियरली ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। और कस्टमाइजेशन तो आपको पता ही है, आप कर सकते हो, है ना। तो चलो फटाफट से ये भी चीज़ क्लियर कर देते हैं। अब सबसे पहले तो नलेबल। अब नलेबल तो मैं फॉल्स रखूंगा, यूनिक का कोई लेना देना नहीं है, यूनिक मेरा फॉल्स हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब उसके बाद आती है लेंथ की बात। तो अब लेंथ की बात में है कि आप चाहो तो इसकी लेंथ जो है 60 दे सकते हो, ठीक है। या मान लो मैंने 5 दे दी, या मैंने कहा कि यार मैं 20 से ज़्यादा लेंथ नहीं रखना चाह रहा, भले उसका 256 आई थिंक होता है, मुझे श्योर नहीं हूँ, बट तो उसकी लेंथ जैसे मान लो मैंने 20 से ज़्यादा लेनी ही नहीं, तो एक ये आइडेंटिफिकेशन आप यहाँ पे कर सकते हो कि लेंथ जो है उस कॉलम की 20 है। ठीक है, और यहाँ पर और ऐसे कर लेते हैं एट द रेट कॉलम, यहाँ पे मैंने दे दिया लास्ट नेम। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर यार कि लास्ट नेम उसका आप न लेबल ट्रू रखना चाहते हो या फिर न लेबल फॉल्स ही रखना चाहते हो। तो अभी के लिए चलो न लेबल फॉल्स रख लेते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यार यूज़र की डिटेल है तो प्रॉपर नेम वगैरह सब कुछ होना चाहिए ना। तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, मोबाइल नंबर को भी जो है रिक्वायर्ड बना लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा फील्ड तो है नहीं मेरे पास। तो अगर ज़्यादा फील्ड होती तो चलो फिर भी ऑप्शनल रखने का सोचता मैं, ठीक है ना। तो अब क्या है कि यहाँ पे ना कि अब इसकी लेंथ आप कितनी रखना चाहते हो। यार देखो क्या होता है, आप कंट्री कोड वगैरह भी डलवाते हो, राइट। तो वो चीज़ है, डिपेंड करता है, मतलब अगर इन केस आप कंट्री कोड डलवाए हो तब वो +91 करके आता है, किसी का किसी तरीके से आता है ना। तो कितनी भी डिजिट्स हो सकती हैं। तो इसीलिए अभी मैं जो है मान के चल रहा हूँ सिर्फ कि जो है इसको मैं 20 दे देता हूँ, कि मैक्सिमम 20 तक का ही मोबाइल नंबर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, नलेबल तो फॉल्स रहेगा, यूनिक जो है मेरा ट्रू रहेगा, क्योंकि यार मोबाइल नंबर हर किसी का अलग ही होता है, राइट, सेम तो हो नहीं सकता। तो यूनिक की है वो। तो ऐसे ही हमारा ईमेल के लिए आ गया। तो अब ईमेल में मेरा ईमेल तो नलेबल फॉल्स रहेगा, यूनिक रहेगा ट्रू, क्योंकि हर यूज़र की अपनी ईमेल होगी। और लेंथ जो है मैंने कहा कि यार चलो इसकी 50 कर देते हैं, कि मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स तक का हो सकता है ईमेल, उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। समझ रहे हो भाई। तो वो चीज़ है। तो हमने जो है ये वाली एंटिटी बना ली। तो क्या कहते हैं, यूज़र एंटिटी हमने बनाई। अब हमारे को बनानी है एड्रेस की एंटिटी, फिर उसके बाद जा कर के हम 1 to 1 मैपिंग करेंगे। बट जो है एक बार मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने ये चीज़ क्लियर करी थी हम कौन कौन से कॉलम्स रखेंगे। तो उस चीज़ के लिए जो है मैं देख लेता हूँ एक बार, तो उसके लिए वीडियो मैं पॉज करना चाहूँगा। पॉज नहीं होगा वीडियो, ओके चलो फिर मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ। तो जो है मैंने इसमें कंटेंट डाला था गाइस, या आई थिंक इसके वाइट बोर्ड में भी मेरे पास होगा, तो मैं एक बार वो देख लेता हूँ कि एक बार वाइट बोर्ड में मैं चेक करूँ। सो गाइस, तो 1 मिनट के लिए इसको भी चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने दिया था कि नहीं। आई थिंक यहाँ नहीं है गाइस, मेरे पास नहीं है। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि इसको जो है वो कर देता हूँ, वीडियो से ही देख लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे समझाया था, राइट। तो इसके एंड वाले पार्ट में मेरे पास होगा कि हम कौन कौन से कॉलम्स रखने वाले थे।
हाँ देखो, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, यही मैंने कॉलम्स रखे थे और यही हमने जो है अभी यहाँ पर बनाए हैं गाइस, ठीक है ना। तो आप एड्रेस की बनाएंगे, एड्रेस के लिए भी देख लेते हैं कौन कौन से अब कॉलम्स एड्रेस मैंने के रखे हैं। अंदर क्या आ जाएगा? आप तो एड्रेस के लिए हमने क्या रखा है, आईडी, स्टेट, कंट्री, सिटी, एड्रेस और लैंडमार्क, ठीक है ना। तो फटाफट से इसकी भी टेबल जो है जनरेट कर देते हैं। एड एड्रेस टेबल बना देते हैं। तो एड्रेस, मैंने एक एंटिटी बना दी, ठीक है। एट द रेट एंटिटी, एट द रेट टेबल। तो टेबल एनोटेशन में मैंने टेबल का नाम दे दिया यूजर एड्रेस, ठीक है ना। यूजर एड्रेस रख लिया और स्कीमा मैंने रख दिया यूएमएस, यूजर मैनेजमेंट सिस्टम। सिमिलरली इसको इम्प्लीमेंट करना है सीरियलाइजेबल, तो सीरियलाइजेबल इम्प्लीमेंट कर लिया और एड्रेस के अंदर वर्जन आईडी क्रिएट कर दी। अब यहाँ पर प्राइवेट लॉन्ग आईडी, ठीक है। पहले तो मैं फील्ड्स फटाफट से मेंशन कर लेता हूँ। प्राइवेट स्ट्रिंग स्टेट, ठीक है। प्राइवेट स्ट्रिंग कंट्री, स्टेट, सिटी है ना, तो कंट्री रख लेता हूँ। प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी, ठीक है। उसके बाद है एड्रेस और लैंडमार्क। प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस, प्राइवेट स्ट्रिंग लैंडमार्क, ठीक है। लैंडमार्क, तो ये चीज़ है, ये कॉलम्स हम लोग रखने वाले हैं ना। तो वो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे हमने वो कॉलम्स रख लिए। अब फटाफट से टाइम बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जो एनोटेशंस यूज़ की हुई है पीछे, वही मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ, बस थोड़ा बहुत चेंज कर दूंगा ताकि टाइम बचे थोड़ा सा बस। आईडी एनोटेशन यूज़ करी, सीक्वेंस जनरेटर यूज़ किया, ऐप यूज़र उसकी आईडी सीक्वेंस थी, मैंने यहाँ बोल दिया यूज़र अंडरस्कोर एड्रेस अंडरस्कोर आईडी अंडरस्कोर सीक्वेंस, ठीक है। स्कीमा मेरा यूएमएस रहेगा और ये रहेगा यूज़र एड्रेस अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। अब आ गई बात स्टेट, कंट्री, सिटी और एड्रेस लैंडमार्क, ठीक है। तो यार फटाफट से मैं इसको भी जो है डिफाइन कर लेता हूँ कि जो एट द रेट कॉलम मैंने एनोटेशन यूज़ करी थी, वही एनोटेशन मैं इस पे यूज़ करूँगा स्टेट पे। तो यहाँ पे नाम दे दूंगा मैं स्टेट, ठीक है। ना लेबल फॉल्स रहेगा, यूनिक फॉल्स रहेगा, क्योंकि एक यूज़र की भी स्टेट में हो सकता है, राइट। मतलब और मल्टीपल यूजर भी हो सकते हैं, तो यूनिकनेस तो मैं इसको रखना ही नहीं चाहता, ठीक है। स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 20 कैरेक्टर तक की होगी, इसीलिए मैंने उसको 20 रखा है। अब कंट्री है, तो कंट्री में भी मैंने इसको सिर्फ ऐसे ही रखा है 20 तक का। सिटी के लिए भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, तो सिटी के लिए भी मैंने ऐसे ही किया। अब बात आती है एड्रेस की, तो एड्रेस के लिए मैंने एड्रेस किया, नलेबल फॉल्स किया, यूनिक फॉल्स किया, बट लेंथ की बजाय मैं जो है कॉलम डेफिनेशन दे दूंगा टेक्स्ट टाइप। तो टेक्स्ट में कितना भी कैरेक्टर्स हो सकता है, तो एड्रेस तो आपको पता ही लंबा होता है यार, तो इसीलिए मैंने उसको कॉलम डेफिनेशन टेक्स्ट रखा है। तो ये क्या करेगा, जब क्रिएट करेगा ना एंटिटीज को, यानी टेबल जब क्रिएट करेगा, तो एड्रेस का जो टाइप होता है वो टेक्स्ट टाइप रखेगा। जो टेक्स्ट टाइप होता है वो सिर्फ डेटाबेस के अंदर होता है, तो वो डेटाबेस टाइप जो है उसका टेक्स्ट रहेगा। और उसके बाद आता है लैंडमार्क। तो लैंडमार्क के लिए मैंने क्या किया, लैंडमार्क इसको यहाँ पे कर दिया लैंडमार्क। तो लैंडमार्क यार 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता, बस मैंने ये अंडरस्टैंडिंग लेकर के चल रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पे ये भी हमारी एंटिटी बन गई, ये एड्रेस बन गया है ना। तो हमने पहले बनाया यूज़र, यूज़र के अंदर हमने आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल डाला। उसके ऊपर सीक्वेंस जनरेटर का सीक्वेंस बना दिया, है ना। उसके बाद एट द रेट कॉलम लगा दिया कि क्या नल है, क्या यूनिक है, क्या किसकी लेंथ है ना। तो ऐसे ही हमने एड्रेस में कर दिया। तो अब एड्रेस की डिटेल्स और यूज़र की डिटेल्स तो ऑलरेडी बन गई। तो अब हमारे को जो करना है वो वन टू वन मैपिंग करनी है यूज़र और एड्रेस की। तो यार यूज़र के इंफॉर्मेशन में ही तो एड्रेस होगा ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे एड्रेस का जो एंटिटी ऑब्जेक्ट है उसी को उठाएंगे, उसी का ऑब्जेक्ट बनाया।
और एट द रेट 1 to 1 मैपिंग हम लोग लिखेंगे। 1 to 1 मैपिंग क्यों है वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ गाइज। तो कास्केड के टाइम पे क्या बनेगा, कास्केड के टाइम पे सिर्फ परसिस्ट रहेगा और आपका जो है मर्ज रहेगा। ठीक है, तो कास्केड टाइप परसिस्ट, कास्केड टाइप मर्ज। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा फैच टाइप रहेगा ईगर। ठीक है, क्योंकि जब भी डेटा फैच होगा तो वो एड्रेस लेकर के आएगा यूज़र का। ठीक है, और ऑप्शनल मैं क्या करता हूँ, इसको ऑप्शनल जो है फॉल्स कर देता हूँ कि मुझे जो है यूज़र का एड्रेस चाहिए ही चाहिए। राइट, और टारगेट एंटिटी वगैरह तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी कि क्योंकि ये टारगेट एंटिटी ऑलरेडी एड्रेस है ना। तो 1 to 1 मैपिंग हो गया। अब 1 to 1 मैपिंग तो आपने लगा दी कि एक मैनी यूज़र के मतलब हर यूज़र का एक अपना एड्रेस होगा, हर यूज़र का एक अपना यूनिक एड्रेस होगा, तो यूज़र भी यूनिक हो गया, एड्रेस भी यूनिक हो गया, दोनों की अपनी रिलेशनशिप जो हो गई 1 to 1 हो गई। तो कास्केड टाइप यहाँ पे परसिस्ट और मर्ज ये है कि जब भी यूज़र का ऑब्जेक्ट सेव होगा, राइट, तो उसके अंदर आप एड्रेस का तो ऑब्जेक्ट दोगे ही, तो जब सेव करोगे। तो इसीलिए आपने क्या कहा कि जब कास्केड टाइप परसिस्ट है, यानी कि अगर मान लो यूज़र डॉट सेट एड्रेस करता हूँ फिर यूज़र डॉट सेव करूँगा, तो क्या होगा, मेरा यूज़र तो सेव होगा ही, लेकिन उससे पहले यूज़र का एड्रेस सेव होगा ऑटोमेटिकली, और फिर उसके बाद वो ऑब्जेक्ट यूज़र के इस एड्रेस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। फिर पूरा का पूरा यूज़र का ऑब्जेक्ट कंप्लीट होगा, फिर वो जाकर के यूज़र का ऑब्जेक्ट सेव करेगा। यानी कि पहले एड्रेस का ऑब्जेक्ट सेव करेगा फिर यूज़र का ऑब्जेक्ट सेव करेगा। बट हमें अलग अलग सेव कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने एड्रेस का ऑब्जेक्ट जब इसको देंगे तो ये परसिस्ट है वो ऑटोमेटिकली ये अंडरस्टैंड करेगा कि मैं अगर ऑब्जेक्ट नहीं है मेरे पास तो मुझे उसको डेफिनेटली परसिस्ट करना है, अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है तो इसका मतलब वो मर्ज करना है। ठीक है गाइस, तो इसीलिए मैंने मर्ज लगा दिया। ठीक है ना, तो कास्केड जो है ये हो गया, और एक जो है रिमूव भी कर देते हैं। कास्केड टाइप रिमूव क्या होता है कि जब भी मेरा यूज़र डिलीट होगा, मान लो हार्ड कोड जब मैं यूज़र डिलीट करता हूँ तो मेरा एड्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने कास्केड टाइप आपको समझा दिए, परसिस्ट मर्ज और रिमूव। ठीक है ना गाइस, उसके बाद आपका क्या आता है, अब ये तो बता दिया कि 1 to 1 मैपिंग है, लेकिन भाई 1 to 1 मैपिंग में ज्वाइनिंग कैसे लगाएगा वो। तो ज्वाइनिंग लगाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एट द रेट ज्वाइन कॉलम लगाना पड़ेगा। ये ज्वाइन कॉलम एनोटेशन यूज होगी, उसमें जो है आपका नेम जो आएगा एड यूजर एड्रेस। ठीक है, और जो आपका फॉरेन की है, फॉरेन की जो रहेगी, फॉरेन की रहेगी यूजर एड्रेस आईडी। नॉट फॉरेन की, एक रेफरेंस कॉलम नेम, हाँ ये रेफरेंस कॉलम नेम जो आएगा यूजर एड्रेस आईडी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ज्वाइन कॉलम करेगा डेफिनेटली, अब इसके बीच में ज्वाइन तो लगेगा ही, तो वो कौन से कॉलम पे ज्वाइन करेगा, तो ये कह रहा है जो यूजर का अंदर जो एड्रेस वाला है, तो सबसे पहले जो टेबल में जो नाम सेव होगा वो होगा यूजर अंडरस्कोर एड्रेस। ठीक है, उसके बाद जो होगा वो होगा कि रेफरेंस कॉलम नेम, यानी कि एड्रेस के अंदर ये जो आईडी है ना, यानी कि ये वाला जो कॉलम नेम है इसका मैपिंग होगा इस वाले कॉलम से, यूजर एड्रेस से। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, मैं बता दूंगा। बट अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय फॉर नाउ गाइस, टेक केयर।